अरेंज मैरिज, पति पत्नी की दिल को छू जाने वाली कहानी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूंगी मुझे शादी करनी है या नहीं। माँ ने प्राची की तरफ देखा। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? प्राची गुस्से में बोली, माँ बस लड़का देखना है मुझे, उसकी तस्वीर मंगवा लो या लड़के को यहीं बुला लो। माँ ने डांटते हुए बोला, पागल है क्या, शर्म नहीं आती ऐसी बातें बोलते हुए? जाओ यहाँ से अपने कमरे में। तभी बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? प्राची बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है। लेकिन प्राची को तो लड़का देखना था। दूसरे दिन बाबा ने लड़के की तस्वीर मंगवाकर प्राची को दिखाया। प्राची ने लड़के की तस्वीर देखी। लड़का देखने में काफी अच्छा और प्यारा था। प्राची को तसल्ली हो गई। फिर प्राची ने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों में ही प्राची की शादी भी हो गई। प्राची और उसका हमसफर सौरभ दोनों की अरेंज मैरिज थी। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जहाँ दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो, एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। सौरभ कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई। प्राची नजरें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो प्राची की फेवरेट थी। सौरभ पास में बैठ गया। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए, इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। प्राची का घूंघट उठाकर बोला, आपको भी खाना है क्या? पहले तो प्राची ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर सौरभ ने प्यार से कहा, तो ले ली। दोनों साथ में आइसक्रीम खाने लगे। प्राची पूरी आइसक्रीम खा गई। सौरभ मजाक के मूड में बोला, सारी आइसक्रीम खत्म कर दी। प्राची मुस्कुराने लगी, वो तो मैं खा गई। सौरभ भी मुस्कुराने लगा। प्राची सौरभ को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि वो दिल का बहुत अच्छा है। रात भर हंसी मजाक और प्यार भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था। प्राची और सौरभ एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वक्त गुजरने लगा। एक साल बाद प्राची के भाई की शादी थी। प्राची 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। प्राची ने सौरभ से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सौरभ ने प्राची के पास बैठकर बोला, प्राची, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है ना, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं शादी में जाने की इजाजत नहीं दे सकता हूँ। प्राची को बहुत गुस्सा आया। सौरभ, पागल हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हो कि नहीं जाना है? एक ही तो भाई है मेरा, और मैं कैसे ना जाऊँ? आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाएं। फिर सौरभ ने प्राची का हाथ पकड़ा, प्यार से समझाने लगा, प्राची, क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है ना, तो मैं नहीं जाने दे सकता। आप लापरवाह हो जाती हो और मैं आपको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सौरभ कमरे से बाहर चला जाता है। प्राची रोने लगती है। प्राची अपनी माँ को फोन करती है और कहती है, माँ, सौरभ शादी में आने के लिए मना कर रहे हैं। माँ ने समझाया, बेटा, अगर दामाद जी कह रहे हैं तो मत ही आओ। लेकिन प्राची का भाई जिद करने लगता है, ऐसे कैसे नहीं आने देंगे हमारी बहन को? प्राची जरूर आएगी, मैं लेने आ रहा हूँ, तुम बस तैयार रहना। प्राची का भाई दूसरे दिन उसके घर पहुँचता है। सौरभ भी घर पर ही था। भाई कहने लगता है कि कल हल्दी है, 3 ही दिन की तो बात है, प्राची को ले जाने आया हूँ। सौरभ प्राची की तरफ देखते हुए कहता है, प्राची, मैंने क्या कहा था? प्राची कुछ नहीं बोलती है, उठकर अपने कमरे में चली जाती है। सौरभ को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन सब्र कर लिया। कुछ पैसे जेब से निकालकर प्राची को देते हुए कहता है, ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊँगा कल। प्राची बहुत खुश थी। सौरभ ने प्राची को अपने सीने से लगाकर बोला, अपना ख्याल रखना प्राची। फिर प्राची अपने भाई के साथ मायके चली जाती है। मेहंदी की रात प्राची की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंचती है तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। गली में काफी कीचड़ हो गया था। अचानक प्राची का पांव फिसल जाता है और प्राची वहीं गिर जाती है। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। प्राची जोर जोर से रोने लगी।
जल्दी से प्राची को अस्पताल ले जाया जाता है। प्राची दर्द से चिल्ला रही थी। प्राची की माँ सौरभ को कॉल करके प्राची के बारे में बताती है। सौरभ घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर प्राची को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। सौरभ बहुत ही परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर सिर्फ ईश्वर का ही नाम था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ सौरभ परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी करते हुए बताया, आपका बच्चा नहीं रहा, हम उसको नहीं बचा सके। सौरभ बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। प्राची बेहोश पड़ी थी। सौरभ वहीं बैठकर उसके सर पर हाथ फेर रहा था। थोड़ी देर में प्राची को होश आया। सामने सौरभ को देखकर प्राची मुंह मोड़ लेती है और रोने लगती है। सौरभ उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, अच्छा चल चुप कर मेरी सुनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, इसमें किसी का बस नहीं। प्राची फूट फूट कर रोने लगी। सौरभ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सौरभ ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को पोंछते हुए बोला, अरे बस बस ऐसे रोते नहीं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। प्राची खुद को गुनहगार समझ रही थी, अपने बच्चे और सौरभ का। सौरभ प्राची को बहुत समझाता है, जो हो गया अब उसको याद करके खुद को तकलीफ नहीं देना है, बस अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। सौरभ डॉक्टर से छुट्टी लेकर प्राची को घर लेकर जाता है। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए। प्राची का हाल पूछने के लिए सब आ रहे थे। प्राची खुद पर इल्जाम दे रही थी, मुझे रोका था सौरभ ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैं इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। सौरभ समझ रहा था प्राची दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए सौरभ प्यार से समझाता रहा, अरे पागल है, खुद को परेशान ना करो, ऊपर वाले की मर्जी थी, भगवान हमें फिर से औलाद जरूर देगा। प्राची सौरभ की आंखों में देख रही थी, सौरभ आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा तक नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। सौरभ ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो प्राची अब कुछ कहने का क्या फायदा। प्राची समझ रही थी सौरभ का खामोश गुस्सा। सौरभ प्राची का बहुत केयर करता है और प्राची जल्दी ही ठीक हो जाती है। समय निकलता गया और फिर 1 साल के बाद भगवान ने उन्हें एक बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सौरभ अपने बेटे को बाहों में उठाकर झूमने लगा। प्राची बेड पर लेटी सौरभ की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन तो आते ही हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। सौरभ के 2 और भाई थे जो सौरभ से काफी अमीर थे। उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सौरभ का अपना छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। एक दिन प्राची सौरभ से कहती है, सौरभ बच्चे को बहुत गर्मी लगती है, इसलिए यह बहुत रोता है, इस कमरे में एसी लगवा दें। सौरभ ने सर पर हाथ रख लिया, अरे प्राची पागल हो गई हो क्या, मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं हैं, थोड़े दिनों बाद एसी लगवा दूंगा। प्राची ने जिद की, मुझे अपने कमरे में एसी चाहिए बस। सौरभ अपने बेटे को सीने पर लेटाकर उसके साथ खेल रहा था। प्राची बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। सौरभ ने प्राची का हाथ पकड़ा और बोला, प्राची पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा एसी। ये देखो सो गया मेरा राजकुमार, इसको लेटा दो। समय बीतता गया। फिर 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दे दी। वो दोनों बहुत खुश थे। सौरभ हर छोटी बड़ी ख्वाहिशें पूरी करता था, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा होता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। सौरभ का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। सौरभ कुछ परेशान था। शाम को जब घर आया तो देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। प्राची मोबाइल पर लगी हुई थी। सौरभ ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। सौरभ चिल्लाकर बोला, प्राची ये क्या है? प्राची ने कहा, ये आपके लाडले ने ही तोड़ा है, आपने ही उसे बिगाड़ रखा है। सौरभ गुस्से में पहले ही था। प्राची को गाली देते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता क्या? बच्चों को देख नहीं सकती, बस मोबाइल में लगी रहती हो। इसमें मेरा सारा डेटा था, जाओ अब खाना लेकर आओ। प्राची गुस्से में बोली, सौरभ मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी है कि अब गाली भी देने लगे हो। प्राची खाना लेकर आई, बैगन बने हुए थे। सौरभ ने बैगन देखते ही फिर चिल्लाया, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है मैं बैगन नहीं खाता। सौरभ ने खाना उठाकर फेंक दिया और उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया।
जो उसके हाथ पर लग गया। उसके हाथ से काफी खून बहने लगा था। प्राची ने बेटे को एक दो थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हो तुम बाप बेटे से, और बेटे को उठाकर कमरे में लेकर गई। प्राची रोए जा रही थी और साथ ही साथ गुस्से में बड़बड़ा भी रही थी। 5 साल से ज्यादा हो गए इस इंसान के साथ रहते हुए, लेकिन कोई कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगा ही रही थी कि इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर सौरभ घर नहीं आया। प्राची ने भी फोन करके नहीं पूछा कि कहाँ हो। रात में ही प्राची ने अपनी माँ को फोन करके सब कुछ बताया। सौरभ आजकल ना खर्चा दे रहे हैं ना अच्छे से बात करते हैं, और आज तो हद ही हो गई माँ, उन्होंने मुझे गाली दिया। माँ ने कहा अच्छा तो परेशान मत हो, हम बात करते हैं सौरभ से। इधर रात भर बाहर रहने के बाद सौरभ को महसूस हुआ कि उसने प्राची के साथ अच्छा नहीं किया है। आज घर जाकर प्राची से माफी मांगूंगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। यही सब सोचकर सौरभ घर आया तो देखता है घर में प्राची के माँ बाप, चाचा सब आकर बैठे हुए थे। सौरभ ने प्राची की तरफ देखा। प्राची खामोश रही। सौरभ ने सबको नमस्ते किया। उसके बाद बात शुरू हो गई। माँ गुस्से में बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो प्राची को और मेरी बेटी को गालियां देने लगे हो। सौरभ को बहुत गुस्सा आया। घर की बात घर में ही रह जाती, हम दोनों आपस में सुलझा लेते। सौरभ ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। प्राची भी गुस्से में थी। तनतनाते हुए बोली, क्या देते हो? वही महीने में 10,000 देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो क्या मुझ पर? तुम्हारे बच्चों पर ही खर्चा करती हूँ। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सबके सामने ही सौरभ ने प्राची को एक थप्पड़ जड़ दिया। प्राची की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तुरंत उठी और कहने लगी, अब बहुत हुआ। जब हम सभी के सामने मेरी बेटी पर हाथ उठा रहा है तो बाद में पता नहीं क्या करेगा। अब एक पल भी मेरी बेटी इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। चलो बेटी यहाँ से। प्राची भी अपने दोनों बच्चों को साथ ली और अपनी माँ बाप के साथ चली गई। सौरभ ने भी नहीं रोका उन्हें। प्राची को थप्पड़ ज्यादा जोर का लगा था, चेहरे पर निशान बन गया था। माँ भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर। सौरभ पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था और अब ये परेशानी बन गई। प्राची मायके में थी और सौरभ यहाँ अपने घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए कि सौरभ को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। दोनों गुस्से में थे। सौरभ सोचता खुद गई है खुद वापस आए। प्राची की अकड़ थी, मनाने आएगा तो ही जाऊंगी। दिन गुजरते गए। 8 महीने हो गए थे। कोई बातचीत नहीं हुई। सौरभ के एक दोस्त ने सौरभ से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वीजा है। हालात काफी बुरे थे। सौरभ विदेश चला गया। उसका नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया। दोनों ने एक दूसरे से बात करने की कोशिश भी नहीं की। प्राची अपने भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का या फिर दूसरी जरूरी सामान का। भाई कब तक खर्चा उठा सकता था? उसके भी अपने बच्चे थे। कभी प्राची के बच्चे कुछ नुकसान कर देते, कोई चीज तोड़ देते तो प्राची की भाभी हजारों बातें बनाती, ताने देती। प्राची चुपचाप सुन लेती। क्या करती आखिर? किसी को कुछ बताती भी न थी। दीपावली का दिन था। प्राची ने अपने भाई से कहा, कुछ पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास खड़ी बोली, देखिए बहन, साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उस इंसान के साथ गुजारा नहीं करना है तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो और जाओ यहाँ से। प्राची उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था, सौरभ तो मेरे सर का ताज है। उधर सौरभ दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था और सोचता था, बात कुछ थी नहीं और तूने यह क्या कर दिया प्राची। उधर प्राची के भाई ने प्राची के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और 4 बच्चे भी थे। उसके भाई ने प्राची से कहा, बस अब जल्दी से सौरभ से तलाक ले लो और इस आदमी से शादी करके अपना घर बसा लो। प्राची की आंखों से आंसू बहने लगे। जल्दी से मोबाइल निकालकर सौरभ को फोन लगाने लगी। नंबर बंद आ रहा था। प्राची रोने लगी, मुझे सौरभ के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर सौरभ का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी प्राची तो मासूम सी है, थोड़ी गुस्से वाली है, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती है ना। खुद ही माफी मांग लूंगा अपनी प्राची से। वो टिकट करवा कर इंडिया वापस आ गया। प्राची रो रो कर भगवान से अपने पापों, अपनी गलती की माफी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ कर दे, मुझे मेरा सौरभ वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाजा खोला, सामने देखा सौरभ खड़ा था। प्राची की नजर जैसे ही सौरभ पर पड़ी, उसके हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर सौरभ के सीने से जा लगी और चीख चीख कर रोने लगी।
सौरभ, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। सौरभ के पांव पकड़ लिए माफी मांगने लगी, माफ कर दो मुझे। सौरभ ने प्राची का माथा चूमा, आंसू साफ किया। तुम ही माफ कर दो मुझे, मैंने गुस्से में ज्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया और प्यार करने लगा। प्राची भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, सौरभ ही मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफर है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो सौरभ के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता दिए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो धर्म एक हमसफर निभा सकता है, वो और कोई नहीं निभा सकता। गलत फैसला लेकर जिंदगी बर्बाद ना करें, ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता आपका हमसफर, अगर कोई नाराज है या घमंड में है तो जाओ मना लो, राजी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं। अगर थोड़ी बर्दाश्त कर लें तो ऐसे घर ना उजड़े। उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।